कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं। नौमिनी गोल्ड, अनोखी तकनीक है जापान की। दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार। अन्नदाता, अन्नदाता, नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं कात्यायनी चतुर्वेदी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत करती हूँ। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। दुधारू पशुओं में पेट के कीड़ों की समस्या और इनके निदान के उपाय, घर की शोभा बढ़ाने के लिए पौधों का चयन, लगाने का तरीका और देखरेख, दुधारू पशुओं में पेट के कीड़ों की समस्या अक्सर देखी जाती है, जो पशु को काफी कमजोर भी कर देते हैं और इनकी वजह से विभिन्न प्रकार की बीमारियां भी पशुओं को हो जाती हैं। अतः इनके निदान के लिए कौन कौन से उपाय अपनाए जाएं, आइए जानते हैं कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर के डॉक्टर निधि अरोड़ा से। तो जैसे कि सबसे पहले हम देखें तो परजीवी का प्रकोप सबसे ज़्यादा होता है, जिसमें कि गोलकृमि है, जिसको हम राउंड वर्म कहते हैं, या ट्रिमेटोड हैं, सिस्टोड हैं, निमेटोड हैं। जितनी भी ये परजीवी हैं, ये सब जो पशुओं के स्वास्थ्य को तो खराब करते ही हैं, साथ साथ उनकी उत्पादन जो क्षमता है वो बहुत कम हो जाती है। अब हम इनको पहचानेंगे कैसे? उसके लिए सबसे पहले तो पशु में यदि कोई ना कोई परजीवी रहेगा तो जो आहार आप उसको दे रहे हैं वो उसके शरीर में पूरा नहीं जा रहा, तो जो आहार उसको मिलना चाहिए परजीवी खा जाते हैं। तो जो ज़रूरत के लिए जो खून में कमी आना, जैसे अनीमिया हो जाता है, उसके लक्षण दिखलाई देंगे। उसको कैसे पहचानेंगे हम? उसको पहचानेंगे जैसे म्यूकस मेम्ब्रेन, जो हमारी जैसे आँख की जो झिल्ली है वो सफ़ेद सी होनी शुरू हो जाती है, जो उसका अपना रंग है गुलाबी सा, वो नहीं रहता है। साथ साथ जो पशु है वो पतला दस्त करने लगता है, खाने में कमी आ जाती है, कम खाता है, या कई बार क्या होता है बहुत अधिक खाने लगता है लेकिन शरीर पनपता नहीं है, या आँखों से कीचड़ आएगी उसके, या जो शरीर के जो बाल हैं या शरीर की जो खाल है वो बहुत खुरदरी सी, रफ सी ऐसी हो जाती है, जैसे चिकनाहट जो उसकी अपनी जो सुंदरता और चमक होती है वो खो जाती है। तो इस तरह का कोई लक्षण दिखाई दे रहा है तो समझ लिए उसको परजीवी हो रहे हैं। उसको तुरंत पशु चिकित्सक से सलाह से उसका इलाज कराना चाहिए। उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि समय समय पर अपने पशु की गोबर की जांच कराते रहें। तो गोबर की जांच में पता लग जाता है कि कौन सा उसमें परजीवी है, उसी की दवा दे दी जाती है। और क्या होता है उससे, जो ज्ञापन पशु हैं उसमें हमें ब्याने के 2 महीने पहले दे देनी चाहिए, लेकिन बस इस बात का ध्यान रखें कौन सी हम दवा दे रहे हैं पेट के कीड़े की। तो बहुत सारी दवाएं जैसे फेनबेंडाजोल है, इस तरह की जो दवाएं हैं वो गर्भवती पशु के में सुरक्षित रहती हैं। तो उससे 2 फायदे होते हैं। एक फायदा ये होता है कि जब पशु ब्याता है तो कुछ, जैसे भैंस में खासतौर से कुछ पेट के कीड़े ऐसे होते हैं, जब बच्चा लवारा पैदा होता है तो पेट के कीड़े लेके पैदा होता है। तो जब माँ को हमने दवा दे रखी होगी, गाय को या भैंस को जब हमने दवा दे रखी है, तो वो बच्चे में नहीं आएगी। तो
उससे बच्चा भी स्वस्थ पैदा होगा और लवारे की मृत्यु भी नहीं होगी। कई कारण मृत्यु के पेट के कीड़े भी लवारे में होते हैं, तो हम 2 महीने पहले सुरक्षित जो कृमिनाशक है वो उसको दे दें। खासतौर से जब लवारा पैदा हो गया तो उसको 10 दिन के भीतर हम एक पेट के कीड़े की खुराक उसको ज़रूर दे दें, नहीं तो लवारे में मृत्यु बढ़ जाती है, मृत्यु दर जो है वो बढ़ जाती है। इसके साथ साथ समय पे हम यदि खीस और फट्टा जो पशु है, लवारा जो पैदा हुआ है उसको दे दें। कुछ में भ्रांतियां हैं ये कि यदि जब तक झेर नहीं गिराएगी हमारी गाय या भैंस तब तक हम उसको खीस या फट्टा नहीं पिलाएंगे, तो उसका आपस में कोई संबंध नहीं है, ना तक खीस फट्टा का झेर गिरने से। तो समय पे 12 घंटे के भीतर हम उसको पिला दें, क्योंकि उससे रोग से जो लड़ने की क्षमता है वो उसमें आती है। उसके अलावा बरसात के मौसम में एक और जो दिक्कत आती है वो है वाह्य परजीवियों की। जो वाह्य परजीवी जैसे जूं हैं, चींचड़ियाँ हैं, इस तरह के जो टिक्स हैं, ये सब जो हैं वो पशु को कमज़ोर बनाती हैं। साथ साथ उसमें कुछ अपने परजीवी भी रखती हैं, खून में रक्त जो परजीवी हैं वो भी उसके अंदर पनपते हैं टिक्स में खासतौर से, तो उससे होने वाली बीमारियां भी होती हैं, जैसे बबेसिया है, थ्लेरिया है, या ट्रिपनोसोमा। इस तरह के जो हीमोप्रोटोजोआ है, जो रक्त परजीवी हैं, वो भी इन्हीं के द्वारा पनपते हैं, तो उससे पशु की मृत्यु तक हो जाती है। तो वाह्य परजीवी को जो हम इसका ध्यान रख रहे हैं उसके लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि पशु चिकित्सा जब हम दवा लेने जा रहे हैं साथ साथ ये भी ध्यान रखें जहां हमने उसको बांध रखा है, बाड़े में जहां उसको बांध रखा है उसमें दरारें हैं उस दीवालों में वहां जरूर कर दें, या फर्श पे, क्योंकि वहां उनके लार्वा या उनके जो स्टेज हैं डिफरेंट वो पनपते हैं। पशु में तो साफ हो जाता है, लेकिन वहां से जैसे थोड़े दिन बाद उसमें फिर चढ़ जाते हैं, वो अपना साइकिल फिर पूरा कर देते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें, उसी मात्रा का घोल वहां भी छिड़के, हम नियमित रूप से खुरारा करते रहें, सफाई करते रहें। इसके अलावा एक और जो बरसात के दिनों में जो समस्या आती है वो आती है हरा चारा आप देख रहे हैं बहुतायत से उपलब्ध है, तो खूब पशु खा रहे हैं, तो उसमें साथ साथ हम बैलेंस रखें उसका, तो मिनरल मिक्सचर भी देते रहें, नहीं तो क्या होता है नमक दे दें, नहीं तो आयोडीन की कमी हो जाती है, तो उसमें पशुओं में घेंगा रोग की समस्या हो जाती है। तो नमक साथ साथ देते रहें, आहार में मिलाते रहें इस मौसम में। तो वैसे तो आहार खूब है, लेकिन कई बार हम बहुत ज़्यादा चारा ऐसा खिला देते हैं जिसमें पशु में अफरा हो जाता है, तो अफरा से बचाने का हमें इलाज करना चाहिए। अन्यथा क्या होता है, इससे पशु की सांस फूलने लगती है, पेट फूल जाता है, दबाव पड़ता है, जिससे उसकी मृत्यु तक हो सकती है। उसके लिए हम घरेलू उपचार भी हैं, तो उसमें हम क्या करें, थोड़ा सा काला नमक, खाने का तेल जो भी उपलब्ध हो वो, और सोडा, हींग सब मिला के हम पशु को पिला दें। यदि इससे ज़्यादा बढ़ रहा है, बार बार हो रहा है, तुरंत पशु चिकित्सक को दिखा के उसका इलाज कराएं। और एक और जो समस्या इस बरसात के दिनों में आती है वो है कई बार पशुओं में अफरा के साथ साथ थैलेला रोग की भी दिक्कत आने लगती है। थैलेला रोग जब दूध ले रहे होते हैं उसमें क्या होता है, आयन का आकार बदल सकता है या दूध में परिवर्तन आ जाता है। तो कई बार क्या होता है, जब परिवर्तन आ जाता है तब हम उसको देख पाते हैं, लेकिन हम उसकी जाँच जो है क्लिनिकल से भी पहले, स्टेज से भी पहले सब क्लिनिकल पे कर सकते हैं, समय समय पे दूध की जांच कराकर। तो थैलेला में क्या होता है, थैलेला में आयन सूज जाता है, साथ साथ उसमें यदि हम ले रहे हैं तो पशु को कई बार इतना ज़्यादा आयन में गांठ पड़ जाती है कि वो जो है उससे दूध पूरा नहीं आ पाता है, तो उस छिछड़े आने लगते हैं, रंग में बदलाव आ जाता है, कई बार स्वाद में बदलाव आ जाता है। तो उसके लिए हमें ध्यान रखना है कि हम जब पशु का दूध काढ़ रहे हैं, बचाव के लिए यदि हम पशु का जब दूध काढ़ रहे हैं तो उसे आधे घंटे तक बैठने ना दें। उससे क्या होता है, गंदगी, उसका स्फिंक्टर खुला रहता है, वो उसके अंदर नहीं जाती है। और साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें, यदि हमने थैलेला पशु को छुआ है तो दूसरे पशु को उसी हाथ से न छुएं, और उस पशु का दूध सबसे अंत में काढ़ें। तो इस तरह से यदि हम सावधानियां रखेंगे तो बरसात के दिनों में हम अपने पशुओं को स्वस्थ लाभ ले सकते हैं। आज के आधुनिक युग में लोगों का रुझान शहरीकरण की तरफ बढ़ रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप जंगलों का क्षेत्रफल घटा है। वातावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए घरों में कौन कौन से पौधे लगाएं ताकि हम वातावरण के संतुलन को कुछ कम कर सकें, और इसी विषय पर विस्तृत जानकारी दे रही एक वैज्ञानिका डॉक्टर सुमन भाटिया। आज मैं आपको घर के अंदर लगाए जाने वाले अलग अलग प्रकार के फूलों वाले और पत्ते वाले पौधों के बारे में जानकारी दूंगी।
जैसे कि आप सब समझ रहे हैं कि आजकल लोग शहरीकरण की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, हमारे पास फॉरेस्ट एरिया कम होते जा रहे हैं, पेड़ पौधे कम होते जा रहे हैं। तो आजकल लोग क्या कर रहे हैं कि वो घरों के अंदर ही पौधे लगाते हैं ताकि वो उस हरियाली की सुंदरता भी देख पाए और साथ में साथ एनवायरनमेंट जो हमारा घर के अंदर का जो वातावरण है उसको भी स्वच्छ रख पाए। तो मैं ये बात जरूर बताना चाहूँगी कि जो अंदर पौधे लगाए जाते हैं वो सिर्फ सुंदरता के लिए ही नहीं लगाए जाते, बल्कि इसका असली रोल वो है कि ये पॉल्यूशन को भी कंट्रोल करते हैं। कुछ हमारे पास ऐसे पौधे भी हैं जो पॉल्यूशन को, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड होगी, कुछ ऐसी गैसेस हैं जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही इंजूरियस हैं, उन गैसेस को भी वो कम करता है। और कुछ ऐसे पौधे बताएंगे जो आप घरों में आसानी से लगा सकते हैं और उन पौधों को किस तरह से लगाना चाहिए, किस तरह के उनके लिए हमें गमले चाहिए, कौन से पौधे चाहिए, उनका मिक्सचर किस तरह से बनाना है, तो वो सब जानकारी हम आपको देंगे। हमारे पास 2 प्रकार के पौधे होते हैं। कुछ ऐसे पौधे हैं जिनको कि डायरेक्ट सनलाइट की आवश्यकता होती है और कुछ ऐसे पौधे हैं जिनको बहुत कम सूरज की रोशनी चाहिए। तो इस बेस पे हम पौधों को अलग अलग जगह में रखते हैं। जैसे कि कुछ पौधे ऐसे हैं जिनको हम खिड़कियों के पास, जहाँ पे पूरी रोशनी है या आपकी बालकनीज है, वहां पे रखते हैं। कुछ पौधे ऐसे हैं जिनको हम अंदर रखते हैं जहाँ पे बहुत कम रोशनी की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से इसी बेस पे हम जो है पौधों को 2 प्रकार से बांट लेते हैं। आमतौर पे जो पत्ते वाले पौधे हैं वो अंदर में आराम से लगाए जा सकते हैं, लेकिन जो आपके फूलों वाले पौधे हैं उनको थोड़ी सी रोशनी की आवश्यकता होती है, उनको हम बाहर बालकनीज में लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम पौधों को डिवाइड करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये मनी प्लांट है और आमतौर पर शायद सभी लोगों ने ये पौधा अपने घरों में देखा होगा, लगाते हैं लोग। तो आपने देखा होगा कि अगर हम इस पौधे को अगर डायरेक्ट सनलाइट में डाल दें तो इसके पत्ते सूख जाते हैं, इसलिए इसको हम अंदर लगाते हैं। तो इसी तरह से हमारे कुछ और भी गमले पौधे होते हैं जिनको कि हम अंदर ही लगाते हैं। अगर हम उन्हें बाहर ले जाएंगे, जैसे कि आप ये देख रहे हैं इस पौधे को, ये एग्लोनिमा है, ये भी सेम इसी कैटेगरी वाला पौधा है जिनको कि हम अंदर ही लगाते हैं। अगर हम इन्हें बाहर डायरेक्ट सनलाइट में लगाएंगे तो ये पौधा जो है हमारा मुरझा जाता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये पौधा, ये शेफलेरा है और ये ऐसा पौधा है कि ये पूरा साल इसी तरह से हरा रहता है और इस पौधे को हम आमतौर पे घर के अंदर ही लगाते हैं और अगर बाहर भी लगाना है तो डायरेक्ट सनलाइट में ना लगाएं और इसको आप बाहर की बालकनीज में भी रख सकते हैं और ये पूरा साल इसी तरह से रहता है। अब हम बात करेंगे कि जिन गमले पौधों के बारे में हमने अभी आपको जानकारी दी, अब इन पौधों का रख रखाव किस तरह से किया जाए, इन पौधों के लिए हमें किस तरह के गमलों की आवश्यकता है और उन गमलों में किस तरह का मिक्सचर हमें लगाना चाहिए और पौधा किस तरह लगाना चाहिए, तो उन चीज़ों के बारे में हम अब बताएंगे। कि आप देख रहे हैं इसमें हमारे पास 2 तरह के गमले होते हैं। प्लास्टिक का गमला भी होता है जैसे आप देख रहे हैं ये, और मिट्टी के गमले भी होते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसमें जब आप मिक्सचर डालोगे तो सबसे पहले इन गमलों में इस तरह के छेद होना बहुत आवश्यक है। अगर ये छेद नहीं होंगे तो जब हम इन गमलों में पानी देंगे, जब पौधों की सिंचाई करेंगे तो वो पानी गमले में इकट्ठा हो जाएगा और पौधों की जड़ें सड़ जाएंगी। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि गमलों के नीचे छेद होना बहुत आवश्यक है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि गमले को मिट्टी से भरने से पहले इसमें छोटे छोटे कंकर या पत्थर हम सबसे नीचे डालते हैं। वो इसलिए डालते हैं कि जो हम गमले में नीचे छेद करते हैं ताकि वो छेद अगर जब हम मिट्टी डालेंगे तो बंद ना हो जाए। इसके बाद हम अब गमले को मिक्सचर से भरेंगे। अब हमने कंकर पत्थर नीचे डाल दिए। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हम नॉर्मली इसमें 3 तरह के चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे कि जो लोग घरों में आसानी से उपलब्ध भी कर सकते हैं। जैसे रेत, आपका एक भाग रेत का, एक भाग मिट्टी का और एक भाग गोबर की खाद का। हम इन तीनों का मिश्रण बनाते हैं और फिर उसके बाद इस मिश्रण को अच्छी तरह से मिलाने के बाद गमलों में भर देते हैं। फिर उसके बाद हम इस तरह से इनको गमलों में भरते हैं और जिस तरह से ये भर रहे हैं तो और थोड़ा सा और डलेगा इसमें। और इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो पौधा हमें गमले में लगाना है फिर हम उस पौधे को लेते हैं, उसको हम पौधे को लगाते हैं और अच्छी तरह से, ताकि जड़ इसकी अच्छी तरह से नीचे चली जाए। तो इसको फिर उसके बाद हम दोबारा से पौधा लगाने के बाद फिर दोबारा से हम इसमें मिश्रण को भरते हैं और अच्छी तरह से इसको थोड़ा दबा देते हैं, जिस तरह से आप देख रहे हैं।
अब हम गमले के पौधों को किस तरह से हमें पानी देना है, किस तरह उनकी सिंचाई करनी है और कब कब सिंचाई करनी है, इस बारे में थोड़ा बताएंगे। जैसे कि मैंने आपको शायद पहले भी बताया कि जो भी गमलीय पौधा है उसको हमने सीधे डायरेक्ट पाइप से पानी नहीं देना है, जिसकी वजह से क्या होता है कि मिट्टी उसकी बाहर निकलना शुरू हो जाती है। तो हम फुहारे से पानी देते हैं जितने भी आपके गमले वाले पौधे हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर आप गर्मियों वाले दिन है, गर्मियों में हम जो है इनका पानी एक दिन छोड़ के पौधे में पानी देते हैं। और अगर सर्दियां हैं तो सर्दियों में आप हफ्ते में 2 बार भी पानी देंगे तब भी चलेगा। इसलिए पानी की फ्रीक्वेंसी या कितना पानी देना है ये आपका मौसम के हिसाब से जरूरी है। अब हम सबसे लास्ट में जब हमारा पौधा एकदम मिश्रण में लग गया, जब हमारा गमला एकदम तैयार हो गया, फिर उसके एकदम बाद हम लोगों को इस तरह से किसी फुहारे से धीरे धीरे करके पानी देना है। तेज पानी, कोई पाइप का इस्तेमाल नहीं करना है, जिसकी वजह से क्या होगा कि अभी हमने नया पौधा लगाया है तो उसकी जड़ें जो हैं डिस्टर्ब हो जाती है, मतलब जड़ें जो है इसकी जड़ों में एकदम से पानी चला जाता है, तो जिसकी वजह से जड़ें पकड़ना, मिट्टी में पकड़ना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम लोग धीरे धीरे पानी देते हैं इसमें। जिस तरह से हमने आपको इन गमलीय पौधों की जानकारी दी, किस तरह से इन पौधों के हम गमले बनाते हैं, किस तरह इसमें मिश्रण बनाते हैं और किस तरह से इसकी सिंचाई करते हैं, तो कुछ ऐसी बातें हैं जिन चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत ही आवश्यक है। जैसे कि जब आप पौधा लगा देते हैं उसके बाद कुछ ऐसा होता है कि पौधे के नीचे वाले जो पत्ते हैं वो पीले पड़ जाते हैं, तो हमें समय समय पर वो पीले पत्तों को निकालते जाना है। और उसके बावजूद इवन कई बार क्या होता है कि आप देखेंगे आमतौर पे तो इन पौधों में बीमारियां कम आती हैं घरों में, लेकिन अगर आपको लगता है कि उसमें कोई बीमारी आ रही है या कोई फंगस लगी है या कोई इंसेक्ट है, तो आप क्या है कि कोई भी फफूंदनाशक या कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव भी समय के साथ कर सकते हैं। लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि अंदर वाले पौधों में इन चीज़ों का कोशिश करें कि कम से कम इस्तेमाल करें। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक बहुत छोटा सा ब्रेक, जल्द होंगे हाजिर। कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां, बने रहिए हमारे साथ। पत्ता गोभी की पौधशाला की तैयारी पर जानकारी। आरती लाइव। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक बहुत छोटा सा ब्रेक, जल्द होंगे हाजिर। कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां, बने रहिए हमारे साथ। सब्जियों के अंतर्गत आप पत्ता गोभी की नर्सरी इस समय लगा सकते हैं, परंतु स्वस्थ और उचित संख्या में पौधों की प्राप्ति के लिए ये आवश्यक है कि बीजों के चयन के साथ साथ नर्सरी बेड की ठीक से तैयारी और बुआई के समय प्रबंधनों को सही तरीके से अपनाया जाए। आइए इस विषय पर संपूर्ण जानकारी लेते हैं इस विशेष अंश के माध्यम से। पत्ता गोभी शरतकालीन सब्जियों में प्रमुख स्थान रखता है। बीज के अंकुरण के लिए 27 से 29 डिग्री सेल्सियस भूमि का तापमान उपयुक्त होता है। किसान भाइयों, पत्ता गोभी की मुख्यतः 2 प्रकार की किस्में उगाई जाती हैं। एक कोपेनहेगन मार्केट टाइप, दूसरा वर्ग है फ्लैट डच ग्रुप। कोपेनहेगन मार्केट टाइप की प्रजातियों में पूसा मुक्ता, यह किस्म काला विगलन समस्या से रहित है और इसकी उपज क्षमता 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। पूसा सिंथेटिक, इससे लगभग 350 से 400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर औसत उपज प्राप्त होती है। फ्लैट डच टाइप किस्मों के अंतर्गत पूसा ड्रम हेड
औसत उपज 495 से 540 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। ब्लैक लेग बीमारी से कम प्रभावित होती है तथा मैदानी एवं पहाड़ी दोनों क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। लेट लार्ज ड्रम हेड, यह देर से तैयार होने वाली किस्म रोपण के लगभग 100 से 105 दिनों में तैयार होती है। सितंबर अर्ली, यह रोपण के 100 से 110 दिन बाद तैयार होने वाली किस्म औसत उत्पादन 400 से 500 क्विंटल प्रति हेक्टेयर देती है। किसान भाइयों, पत्ता गोभी के बीज की मात्रा उसकी बुआई के समय पर निर्भर करती है। पछेती किस्मों के लिए 300 ग्राम बीज 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल के लिए पर्याप्त होता है। अब आइए जानते हैं इसकी नर्सरी तैयारी के बारे में। पौधशाला के लिए भूमि का चुनाव अपेक्षाकृत ऊंचे स्थान पर करना चाहिए। पौधशाला के लिए मिट्टी बलुई दोमट तथा पीएच मान 6.5 होना चाहिए। पौधशाला में बीज के अच्छे जमाव एवं पौध की बढ़वार के लिए भूमि की एक बार गहरी जुताई अति आवश्यक है। उसके पश्चात हल्की जुताई करके मिट्टी भुरभुरी व समतल बना लेते हैं और 3 से 4 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर की दर से सड़ी हुई गोबर की खाद या 500 ग्राम केंचुआ की खाद अच्छी प्रकार भूमि में मिला देते हैं। बीजों के बुआई के लिए क्यारियां जमीन की सतह से 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंची, 75 से 100 सेंटीमीटर चौड़ी तथा आवश्यकता अनुसार लंबी बनाते हैं। प्रत्येक क्यारियों के बीच में 30 सेंटीमीटर चौड़ी और 15 से 20 सेंटीमीटर गहरी नालियों को भी बनाते हैं, जिससे सिंचाई तथा जल निकास किया जा सके। पौधशाला का भूमि उपचार, रासायनिक विधि से भूमि का उपचार करने के लिए कार्बेंडाजिम नामक फफूंदनाशी सबसे अच्छा होता है। प्रति वर्ग मीटर क्षेत्रफल में 5 से 6 लीटर पानी तथा 12.5 ग्राम दवा घोलकर भूमि को अच्छी तरह से भिगो देते हैं, जिससे रोग कारक मर जाते हैं और दूसरे दिन बीजों की बुआई की जाती है। नर्सरी में बीजों की बुआई से पूर्व बीजों को फफूंदनाशक दवा कार्बेंडाजिम 2.5 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित अवश्य कर लेना चाहिए। समतल तैयार क्यारियों में 5 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 0.5 से 1 सेंटीमीटर गहरी लाइन बनाकर बीज की बुआई इस प्रकार करें कि 2 से 4 बीज प्रति सेंटीमीटर गिरे। बीज की बुआई के बाद मिट्टी, गोबर या सड़ी कंपोस्ट की खाद तथा बालू को 1:1:1 के अनुपात में मिलाकर 5 से 6 ग्राम कैप्टान दवा प्रति किलोग्राम बीज की दर से इसे शोधित करके बीजों को ढक देते हैं। बीज बुआई के तुरंत पश्चात क्यारी को पुआल या सूखी घास आदि से ढक देना चाहिए। बीजों के जमने से पहले हजारे से हल्की सिंचाई करते रहना चाहिए। बीज जमने के उपरांत पलवार को सावधानी पूर्वक हटा देते हैं। गोभी वर्गीय सब्जियों के लिए बुआई के 3 से 4 दिन बाद पलवार को हटाना जरूरी होता है। इसके उपरांत खुली सिंचाई करते हैं। नर्सरी में पत्ती खाने वाले कीड़ों का प्रकोप होता है। इसकी रोकथाम के लिए क्यूनॉल फास दवा का 0.1% घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। पौध गलन पौधशाला की प्रमुख बीमारी है। इसके बचाव के लिए कार्बेंडाजिम दवा 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के घोल बनाकर नर्सरी में अच्छी तरह छिड़काव करते हैं। किसान भाइयों, इस प्रकार समस्त कार्यों को करने के उपरांत जब आपकी पौध 4 से 6 सप्ताह पुरानी हो जाती है, तब यह रोपण हेतु तैयार हो जाती है और इस प्रकार की स्वस्थ पौध का रोपण कर आप आने वाले समय में पत्ता गोभी की फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार से है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है शेरपुर गाजीपुर के रामायण चौरसिया ने। आपने करौंदा की रोपण तकनीक पर जानकारी चाहिए, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। तो आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि करौंदा एक ऐसी फसल है कि जो सभी प्रकार की मृदा में बहुत ही अच्छी तरह से होता है। जब हम किसी भी बागवानी में बाढ़ की बात करते हैं कि पशुओं से निजात मिले और उनकी रोकथाम के लिए हम क्या कटीलादार पौधों में प्रयोग करें, तो उसमें सबसे अच्छा करौंदा आता है, इसलिए कि इससे हमें फल भी मिलती है और ये बाढ़ का भी काम करता है। साथ ही साथ इससे बनने वाले बाई प्रोडक्ट से काफ़ी अच्छी कीमत भी मिल जाती है। करौंदों को रोपण करने के लिए गड्ढे का जो माप होता है वो रेखांकन करते समय आपको ध्यान रहे 3 मीटर लंबाई पौधे से पौधे की
दूरी और लाइन से लाइन की दूरी 3 मीटर हम रखते हैं। गड्ढे की खुदाई 1.5 फीट चौड़ा 1.5 फीट गहरा हम गड्ढा खोदते हैं। गड्ढे की खुदाई का यह कार्य मई-जून माह में किया जाना चाहिए और खुदाई के बाद 10 से 15 दिनों तक गड्ढे को खुला छोड़ देते हैं ताकि तेज धूप से कीट इत्यादि नष्ट हो जाएं। 10 से 15 दिन पश्चात 30 सेंटीमीटर ऊपर वाली मिट्टी तथा गोबर की खाद को बराबर मिलाकर पहले भरते हैं। उसके पश्चात ऊपर वाली मिट्टी में सड़ी गोबर की खाद साथ ही भूमि शोधक के रूप में इन गड्ढों में डालेंगे तो आपको ज़मीन से जो हमारे जुड़े हुए कीड़े हैं जैसे दीमक वगैरह उससे निजात मिल जाएगा। भराई करते समय ध्यान रखना होगा कि ऊपर की निकली हुई मृदा नीचे जानी चाहिए और ऊपर की मृदा नीचे जाए, नीचे की मृदा ऊपर आ जानी चाहिए। भराई हम कर देते हैं। करौंदे के रोपण के पूर्व अब आपको प्रजातियों पे बहुत विशेष ध्यान देना हो। जो हमारी व्यापारिक दृष्टि से बाजार में प्रजाति बिकती है, नरेंद्र 3, नरेंद्र 12, नरेंद्र 16, नरेंद्र 13 के नाम से नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय फैजाबाद द्वारा विकसित की गई हैं और अपने प्रदेश के लिए उपयुक्त हैं। जो हमारा लाल सफ़ेद करौंदा है जिसको हम अमेरिकन वैरायटी कहते हैं, इस प्रजाति को हम सेलेक्ट करें और इसी का रोपण करें। रोपण करने के पूर्व किसी भी पौधशाला पे करौंदे का रोपण जो होता है, जो पौधे तैयार होते हैं वो सभी पौधे बीज के द्वारा प्रवर्धित किए जाते हैं। ऐसी स्थिति में करौंदे को किसी भी केंद्रीय पौधशाला से, सरकारी पौधशाला से और आपके कृषि विश्वविद्यालयों से या अन्य पौधशालाओं से उनकी गुणवत्ता, बीज और क्वालिटी यानी कि लाल और सफ़ेद का ही बीज होना चाहिए, उस पौधे का चयन करके आप ले आएंगे और पौधे से पौधे की दूरी के अनुरूप आप उसे गड्ढे में अपनी पॉलीथीन, अर्थबाल जो भी है उसकी जो साइज़ है उसी हिसाब से आप माल का गड्ढा बनाएं, उसमें रोपित कर दें। मौसम अनुकूल हो तो सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, जिसे फुहारे पड़ने तो कोई आवश्यकता नहीं है। हल्की सिंचाई ऐसी दशा न होने पर आप करें और उसे छोड़ दें। कम रख रखाव, कोई भी कीट व्याधि इन पे नहीं लगता है। आप देखते हैं ये इतने रफ टफ पौधे होते हैं कि 4 से 5 साल तक कम पानी पाने की भी दशा में ये बहुत अच्छे विकसित होकर के एक बाड़ का रूप लेते हैं, एक अच्छे बगीचे का रूप लेते हैं। तो करौंदे की बागवानी की तरफ आज किसानों को आना चाहिए, चाहे वो फिलर क्रॉप के रूप में, चाहे बाड़ के रूप में, या स्वतः एक पूरी बगीचा ही क्यों नहीं करौंदे की रोपित करके अच्छी कीमत कमाई जा सकती है। धन्यवाद। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार से है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाई और अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा पता है प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadaata.up@etv.co.in। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच में संपर्क भी कर सकते हैं। और चलिए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय पर आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।
इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे। नौमिनी गोल्ड, अनोखी तकनीक है जापान की। दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार।